हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईपीसी का, जो है संयुक्त टाइप। प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे संयुक्त डाइट से संबंधित आईपीसी में कौन कौन से प्रावधान है। थर्टी फाइव, 37, 38, 149, ये 5 प्रावधान संयुक्त टाइप से संबंधित प्रावधान है आईपीसी में। और आज हम इसमें से सबसे पहले टॉपिक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 34, इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बोला जाता है सामान्य आशय। सामान्य आशय इस टॉपिक को प्री और मेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सेक्शन 34 में बताया गया है सामान्य आशय। जनरली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं कार्य करता है उसके लिए दायित्वाधीन होता है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराधिक कार्य को करते हैं। तो उसके लिए क्या, फिर दंड की व्यवस्था कैसे की जाए, उसमें कैसे निर्धारण किया जाए कि किस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया, कितना कार्य किया। तो उसका समाधान जो निकाला गया सेक्शन 34 के माध्यम से निकाला गया। उस 34 में बताया गया है कि जब कई व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो वो लायबल कैसे होंगे। तो उनकी लायबिलिटी कह दी गई है कि प्रत्येक को ऐसे ही लायबल माना जाएगा, ऐसे दंडनीय होगा जैसे अकेले ने उसने यह कार्य किया है। ठीक है, कई व्यक्ति मिलकर, ठीक है, इसमें एक चीज और है, सामान्य आश्रय के अग्रसरण में कई व्यक्ति सामान्य आश्रय के अग्रसरण में मिलकर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो प्रत्येक को ऐसे दंडनीय माना जाएगा जैसे अकेले ने वह आपराधिक कृत्य किया है। यह बात बताई गई है सेक्शन 34 में। ठीक है, अब इसके हम बेसिक बात करते हैं। जो सेक्शन 34 है यह कोई दंड का रूल नहीं है, इसे हम बोला जाता है रूल ऑफ एविडेंस। रूल ऑफ एविडेंस बोला जाता है सेक्शन 34 को। साथ ही यह किसी नए अपराध का सृजन नहीं करता। किसी नए अपराध का सृजन नहीं करती है यह धारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बात आएगी इसेंशियल्स क्या होंगे, इसके आवश्यक तत्व क्या है। अगर आवश्यक तत्वों की बात करें तो हम 3 आवश्यक तत्व बनाएंगे। आपराधिक कृत्य हो, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक से अधिक व्यक्ति, और सामान्य आशय के अग्रसरण में। तीन इसके आवश्यक तत्व हैं। इसमें एक मेन प्री का पॉइंट निकलता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो सामान्य आशय के अग्रसरण में जोड़ा गया था हेयर एक्ट में, सामान्य आशय के अग्रसरण में, ये 1870 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था।
यह जो सामान्य आशय के अग्रसरण में जो ये लाइन जोड़ी गई थी सेक्शन 34 में, ये 1870 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य आशय। ये तीन हम इसके आवश्यकता लिखते हैं। सामान्य आशय का मिलन अर्थ क्या होता है? ठीक है, सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है? विचारों का पूर्व मिलन, विचारों का पूर्व मिलन। अभी तक हम ये आधा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, विचारों का पूर्व मिलन, इसका अर्थ होता है सामान्य आशय का। तो हम सेक्शन 34 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे केस लॉ पे। केस लॉ पे इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण केस है वो आता है बारेंद्र कुमार घोष। बारेंद्र घोष वर्सेज एम्परर 1925, जिसे पोस्ट मास्टर हत्या केस भी बोलते हैं। हत्या मामला, पोस्ट मास्टर हत्या मामला। इस केस में क्या हुआ था कि कई व्यक्ति मिलकर एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और पोस्ट मास्टर जो था वो पोस्ट ऑफिस के पिछले कमरे में बैठा हुआ था। वो सब लोग यहाँ से एंट्री करते हैं बरामदे से और उस कमरे में चले जाते हैं। वो पैसे गिन रहा था पोस्ट मास्टर, पर इसमें जो बारेंद्र घोष था ये क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है और पहरा देता है कि देखता है कि कोई आएगा तो मैं आवाज लगा दूंगा। तो जो व्यक्ति अंदर गए थे उनमें से एक व्यक्ति गोली चला देता है और पोस्ट मास्टर की हत्या कर देता है। तो न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया, बारेंद्र घोष ने अपील की। जब यह पहले लोअर कोर्ट से दंडित हो गए तो फिर प्रिवी काउंसिल के सामने जब अपील हुई तो बारेंद्र घोष ने कहा कि मैं तो बाहर खड़ा था, मैं किस तरह से दायित्वाधीन हो सकता हूं हत्या के लिए। तो न्यायालय ने कहा, वहां पर लॉर्ड समनर थे, जज का नाम याद रखना पूछा गया है, लॉर्ड समनर। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं सामान्य आशय की, आशय आपका सेम था लूटना, उसी के अंतर्गत आप पोस्ट मास्टर को मारने नहीं गए थे, लूट करने गए थे। तो जो उसका अधिसंभाव्य परिणाम था उसके अंतर्गत मृत्यु भी हो सकती थी, मृत्यु की घटना घटी। आपका भी आशय सामान्य है, तो इसमें एक वर्डिक्ट देते कि जो व्यक्ति बाहर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं वह भी दायित्वाधीन होंगे। तो ये बारेंद्र कुमार घोष का मामला है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे का जो हम केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु नदी वाद। फ्री में पूछता है ऐसे ही, महबूब साहब से एम्परर। याद रखने से सिंधु नदी वाद बोला जाता है। इस केस में क्या किया गया था, डिफरेंस बताया गया था। किसके अंतर्गत डिफरेंस बताया गया था इस केस में? इस केस में डिफरेंस बताया गया था समान आशय और सामान्य आशय। वो पुराना केस है, लगातार पूछा जाता है। 1945 का केस है, लगातार इसे पूछा जाता है। ठीक है, परंतु आजकल का जैसा ट्रेंड है आयोग का पूछने का, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए इसके दो नए केस करेंगे। 2001 के दो केस हैं सामान्य आशय और समान आशय में अंतर को बताते हुए। सुरेश एंड अदर्स, सुरेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश 2001, और दूसरा केस था इस पे सावित्री देवी वर्सेज उत्तर प्रदेश। ये दोनों 2001 के केस हैं जिसमें कि समान आशय और सामान्य आशय के मध्य अंतर बताया गया था। ये आजकल का ट्रेंड जैसा है कि नए केसेस पूछे जाते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखने हैं। सुरेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और सावित्री देवी बनाम उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या सामान्य आशय के लिए शारीरिक उपस्थिति जरूरी है घटनास्थल पर? वहां पर बात आई, उसमें केस लॉ आया, हम इसे केस लॉ के माध्यम से ही बताएंगे। केस लॉ आया JM देसाई,
जे.एम. देसाई। जे.एम. देसाई के केस में क्या कहा गया? जे.एम. देसाई के केस में बताया गया कि शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सेक्शन 34 के लिए घटना स्थल पर शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं कि सामान्य आशय कब कब उत्पन्न हो सकता है, क्या घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है? तो हम इसमें केस पढ़ेंगे, फिर जाके इसके केस पढ़ेंगे। ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश। वर्सेज उत्तर प्रदेश। अगर जी.एम. देसाई में वर्सेज में बॉम्बे। ठीक है, ये तो हुआ शारीरिक उपस्थिति। जी.एम. देसाई के मामले में बताया गया कि घटना स्थल पर भी सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, घटना स्थल पर भी सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद पूछते हैं कि अगर सेक्शन 34 कभी भी मेंस में पूछा जाएगा तो सिंपल अकेला नहीं पूछा जाता, इसके साथ मिलाकर 149 से डिफरेंस पूछ लेंगे या कुछ भी, वो एक हमारा नया टॉपिक होगा। परंतु इसमें हम केस लॉ याद कर लेते हैं। अगर डिफरेंस कभी पूछता है तो क्या होगा, हम यहाँ केस पढ़ते हैं। कौन सा केस पढ़ते हैं? नानक चंद वर्सेज पंजाब राज्य। नानक चंद वर्सेज पंजाब राज्य। डिफरेंस किसमें बताया था? इसमें 34 में 149 में। नानक चंद पंजाब राज्य में 34 और 149 के मध्य डिफरेंस बताया गया था। एक लास्ट केस इसमें हम पढ़ते हैं, नूर मोहम्मद वर्सेस महाराष्ट्र। इसमें भी डिफरेंस बताया गया था। किस किस के मध्य? सेक्शन 34 और अमेंडमेंट जिसे हम दुष्प्रेरण बोलते हैं, और आपराधिक षड्यंत्र। नूर मोहम्मद के केस में 34 अर्थात सामान्य आशय, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के मध्य डिफरेंस बताया गया था। अब सेक्शन 34 के लिए यही मेन हो जाता है। अब बात करते हैं बस प्री की। प्री में इसमें क्या पूछा जाता है? ज्यादातर केस का नाम पूछा गया है, वारेंद्र कुमार घोष और महबूब साहब, बहुत बार पूछा गया है। इसकी लाइन पूछ लेते हैं, सामान्य आशय के अग्रसरण में कब जोड़ा गया? 1870 से जोड़ा गया। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में डिफरेंस बताया गया सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में। जे.एम. देसाई में कह दिया गया कि शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऋषिदेव पांडे में बता दिया गया कि घटना स्थल पर भी सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है। नूर मोहम्मद के केस में बता दिया गया कि भाई सामान्य आशय, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के मध्य क्या क्या भेद है। ठीक है, आगे हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।